हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोगों का होने वाला है मैथ्स पेडागोजी। और इस पूरी वीडियो में मैथ्स पेडागोजी के इतने क्वेश्चंस हैं कि इससे बाहर कुछ आपके एग्जाम में आने वाला है नहीं। तो बिल्कुल आप इस पूरे मैराथन सेशन को देख करके जाना और अपने एग्जाम में आपको भी पता लगेगा कि इसमें से कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। इसमें सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, क्योंकि दोनों का लेवल थोड़ा था, तो काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा पेपर 1 के पेपर 2 में भी आ सकते हैं, पेपर 2 के पेपर 1 में भी आ सकते हैं। तो ये आपका मिक्स रहने वाला है और पेडागोजी तो आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे इसको रख रखे हैं। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और टेलीग्राम से मेरे से जुड़ जाना फॉर मोर सच वीडियोस। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन का रखा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर डिजायरेबल फॉर मैथमेटाइजेशन ऑफ चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस। अगर आपको बच्चे की उसकी मैथमेटिक्स की जो उसकी थिंकिंग है उसको हमें मैथमेटाइज करना है, उसको कि वो सोचने लग जाए, ठीक है, मैथ्स में, तो हम कैसे करेंगे। देखो, मैं हिंदी में भी करवाऊंगी, इंग्लिश का पहले, उसके बाद हिंदी का, ऐसे एक एक क्वेश्चन करके मैं हर किसी को, दोनों लैंग्वेज को, ये बायलिंगुअल रहने वाला है तो मैं दोनों को समझाने वाली हूँ, ठीक है। पहला है कि चिल्ड्रन इनिशिएट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क बाय एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ द प्रॉब्लम एंड लुकिंग फॉर पॉसिबिलिटीज टू इट्स सोल्यूशन। कि बच्चा इनिशिएट करे प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, किसी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क होगा, फिर उसको बाय एक्सप्लेनिंग द मीनिंग, प्रॉब्लम का जो मीनिंग होगा उसको एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है, और फिर पॉसिबिलिटी ढूंढे उसके सोल्यूशन की। हाँ, ये बात ठीक कह रहे हैं, ठीक है। अब चिल्ड्रन मेक कंजेक्शंस एंड बिल्ड लॉजिकल प्रोग्रेशन। हाँ, children make conjectures and build a logical progression of statements to explore the truth of their conjecture। तो देखो, जो ये दे रखा है आपका, ये भी ठीक है, ठीक है। ये चीज भी करके बच्चा अपनी जो उसकी मैथ प्रोसेस, थॉट प्रोसेस है, उसको मैथमेटाइज कर सकता है कि वो लॉजिक क्रिएट करे। और यहाँ पर चिल्ड्रन रिकॉल द फॉर्मूला। अब देखो, ये सबसे बेकार चीज़ है कि फॉर्मूला रिकॉल करे और उसको, उसके लिए मतलब सॉल्यूशन को उसमें पुट करे, ठीक है, किसी सिंगल सॉल्यूशन, फिर ऐसे करके एक सिंगल सॉल्यूशन निकाल पाए। तो फॉर्मूला से तो हम रट्टाफिकेशन करवा रहे हैं। ऑल दो मैथ्स में हम फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो, ठीक है। तो सिर्फ फॉर्मूला याद करें कि हाँ फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला अप्लाई कर दे और आंसर आ गया। कुछ क्वेश्चंस फॉर्मूले से भी सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होने वाला है वो ए और बी सही होने वाला है और वो फर्स्ट है, ठीक है। कभी कभी हमें क्या करना होता है, एक नेगेटिव चीज को हटा देना होता है तो हमारा आंसर निकल जाता है। तो हमें नेगेटिव सबसे सही यही लग रहा था कि भाई फॉर्मूला क्यों रटना है बच्चों को, हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों के विचार प्रक्रिया के मतलब यही सेम क्वेश्चन है आपका जो मैंने आपको समझा दिया है इंग्लिश में, और यही हिंदी में दे रखा है कि बच्चों की विचार प्रक्रिया के गणितीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय है। तो प्रश्न का अर्थ स्पष्ट करके इसके हल की संभावनाओं को खोजकर बच्चे प्रश्न हल करने के कार्य को प्रारंभ करते हैं। बच्चे अनुमान, ठीक है, कंजेक्शन मतलब होता है अनुमान, अनुमान लगा करके उसका फिर लॉजिक क्रिएट करते हैं अपने अनुमान से कि हाँ वो सही है गलत है, और ठीक है। यहाँ पे तीसरा है कि बच्चे सूत्रों को स्मरण करके, मतलब फॉर्मूला याद करके। तो आपको मैंने बता दिया कि फर्स्ट और सेकंड आपके यहाँ पे सही रहेंगे और थर्ड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ए और बी सही हो गया। ना ये पूछा है अ फेमस मैथमेटिशियन जॉर्ज पोलिया, ठीक है, ये आपका है। इसने 4 स्टेप दिए हैं, 4 स्टेप प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन्होंने एक वो दिए जिसकी 4 स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रोसेस है पूरी। उसमें से कौन सा जो है वो पोलियास की प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्लान नहीं है। तो जो पोलियास की प्रॉब्लम सॉल्विंग का प्लान है, यहाँ पे आपका अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम है, रिवाइज अ प्लान नहीं है, कैरी आउट अ प्लान है, लुक बैक है, ठीक है। अब आपको मैं बताती हूँ 4 स्टॉप जो है जॉर्ज पोलिया के क्या है। ठीक है, जॉर्ज पोलिया 4 स्टेप रूल्स। देखो, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, डिवाइस अ प्लान और कैरी आउट द, ये तो वो हो गया। यहाँ पे हमारा क्या था, रिवाइज अ प्लान नहीं था, डिवाइस अ प्लान है, ठीक है। तो 4 जो स्टेप है आपके ये वाले हैं, इनको अपनी कहीं नोटबुक में नोट कर लो। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करोगे, दूसरा डिवाइस करोगे, प्लान
बनाओगे कि कैसे हमें इसको करना है सॉल्व, फिर कैरी आउट करोगे, मतलब प्लान में जैसा आपने लिखा है, मेंशन किया, उस तरीके से आगे प्रोसीड करोगे, फिर रिवाइज करोगे और एक्सटेंड करोगे, मतलब रिफ्लेक्ट करोगे कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, कहाँ कमियां रह गई। तो ये आपकी 4 स्टेप रूल है जॉर्ज पोलिया का, और ये डेफिनेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको कहीं नोटबुक में नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो। ठीक है, तो आपका रिवाइज अ प्लान नहीं था, यहाँ पे डिवाइज अ प्लान था। और ऐसे ही एक मशहूर गणितज्ञ जॉर्ज पोलिया ने समस्या समाधान हेतु 4 चरणों की एक प्रक्रिया दी है। आप लोग क्या कर सकते हो, अगर इंग्लिश वाले और हिंदी वाले जो भी है, जिनको जो सूट कर रहा है वो देखो, और आगे आप इसको वो कर सकते हो, मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, आपको जो सेक्शन देखना है वो वाला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण पोलिया के समस्या समाधान के चरणों में से नहीं है? तो आपको बताया कि योजना को सुधारना, हमारा योजना को बनाना है, उसमें योजना को सुधारना नहीं है। ठीक है, now if a teacher wants to teach the concept of fraction to the students, which of the following approaches will be most effective? अब अगर एक टीचर कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहती है बच्चों को फ्रैक्शन का, तो इसमें से कौन सी अप्रोच जो होगी सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी? फर्स्ट, राइट द टॉपिक ऑन द ब्लैक बोर्ड, देन टीच द कॉन्सेप्ट। पहले ब्लैक टॉपिक लिख दो ब्लैक बोर्ड पे और उसके बाद कॉन्सेप्ट टीच करो। या फिर इंट्रोड्यूस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, अलग अलग फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बता दो बच्चों को क्या है। या फिर प्रोवाइड द सिचुएशन टू डिस्ट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्ट्स अमंग 3 एंड मोर देन 3 स्टूडेंट्स, देन टीच फ्रैक्शन। मतलब कि एक सिचुएशन लो जिसमें 2 ऑब्जेक्ट को 3 या 4, 3 से ज्यादा लोगों में डिवाइड कर दो और देन फ्रैक्शन को आप समझाओ। या फिर फ्रैक्शन राइट करो बोर्ड पे XYZ की फॉर्म में। ठीक है, और फिर आप पढ़ा दो बच्चों को फ्रैक्शन। तो इसमें से सबसे अच्छा मेथड कौन सा होगा? देखो, इन सब सारे मेथड में से आपको दिख रहा होगा कि एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे बच्चों का सबसे ज्यादा किसमें हो रहा है। बच्चे जहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पा रहे हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो पा रही है जहाँ बच्चों की, तो ये यही होगा। हम क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। ठीक है, कुछ चेक करिए एक्चुअली रिकॉर्ड हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा। यस, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिचुएशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये हमारा लर्नर सेंटर्ड लर्निंग है, हमारी चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग है, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, कंस्ट्रक्टिविज्म, सारी चीजें ये थर्ड ऑप्शन फॉलो कर रहा है, इसीलिए हमारा सबसे अच्छा ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, कि हम एग्जाम्पल दे करके बच्चों को इन्वॉल्व करके सिखाएंगे। सिमिलरली, यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों को भिन्न की अवधारणा पढ़ाना चाहता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अधिकतम प्रभावी होगा? तो प्रकरण टॉपिक को सर्वप्रथम श्यामपट्ट पर लिखने के बाद अवधारणा को बनाना, विभिन्न प्रकार के भिन्न में अंश एवं हर का परिचय देना, 2 वस्तुओं को 3 या 3 से अधिक विद्यार्थियों में वितरित करने की स्थिति उत्पन्न कर भिन्न को पढ़ाना। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर हम वही हर बच्चे को इन्वॉल्व कर रहे हैं पढ़ाई में, और यहाँ पे एग्जाम्पल देकर के हम उन्हें करवा रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नाउ ये पूछा रहा है, हाउ कैन अ टीचर हेल्प हिज और हर स्टूडेंट्स विद देयर मिसकंसेप्शन इन मैथमेटिक्स? एक टीचर जो है वो कैसे बच्चों को हेल्प कर सकती है उसके मिसकंसेप्शन को दूर करने में बेसिकली। ठीक है, कैसे उस बच्चे के मिसकंसेप्शन जो है वो दूर हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक मिनट, ये कब निकल गया? हाँ, तो यहाँ पर आपका क्या है कि ऑब्जर्व करके स्टूडेंट्स के वर्क को और टॉक उनसे बात करके असेस करके उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, या फिर कुछ बुक्स सजेस्ट कर दो बच्चों को कि सिमिलर क्वेश्चन से वो प्रैक्टिस कर सके, या फिर सॉल्विंग मोर क्वेश्चंस यूजिंग द प्रोसीजर टॉट इन क्लास, एक से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना उसी प्रोसीजर से जो क्लास में बच्चों को करवाया गया है, या फिर इंटरफेयर ही ना करे, बच्चे अपने आप सीख लेंगे। तो आपको भी पता है सबसे अच्छा ऑप्शन आपका फर्स्ट है कि ऑब्जर्व करें बच्चों के वर्क को और उनसे बात करके उनकी असेस करें कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट, मतलब कि कहाँ गलत अंडरस्टैंड कर रहे हैं बच्चे, और फिर उसके बाद उनसे बात करके उनको एक अच्छी स्ट्रैटेजी से उनको वो मिसकंसेप्शंस क्लियर कर सके। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि ऑब्जर्व करो बच्चों के वर्क को कि गलतियां कर कहाँ रहे हैं, वो मिसकंसेप्शन हो कहाँ रही है, क्या उनके ऑल्टरनेटिव थॉट्स बन चुके हैं, और उनसे बात करके उनकी असेस करो उनकी कॉन्सेप्ट कैसी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन अभी यहाँ पे आपका सही होगा। ऐसे ही एक अध्यापक अपने छात्रों की गणित की भ्रांतियों को दूर करने में कैसे सहायता कर सकता है? देखो, मैं हिंदी मीडियम से नहीं हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। ये काफी लोग मेरे से बोलते हैं कि प्लीज आप हिंदी में भी बताया करो, इस वजह से जस्ट इसलिए मैं आपको हिंदी में भी बता रही हूँ, रोक करके अच्छे समझा रही हूँ जितना मेरे से हो पा रहा है। अदरवाइज मेरा इंग्लिश मीडियम था, आप लोगों के साथ हिंदी में तो मैं भी सीख रही हूँ, मुझे भी इतना अच्छी हिंदी में नहीं आता है। ठीक है, बट वही है कि आपको जिससे जो सीखने को मिल जाए उतना अच्छा है। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये हिंदी वालों को भी ये लेक्चर हेल्पफुल लग रहा है, तो बिल्कुल आपके लिए ही अच्छी बात है ये। तो
ना विद्यार्थियों के कार्य को निरीक्षण करने और उनके बात करने की उनकी अवधारणा की जानकारी का आकलन करके, ठीक है, जैसा बताया आपको कि हम बच्चों से बात करेंगे, उनको कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ये सब चीजें समझेंगे, उससे समझ में आ जाए कि बच्चों की ना प्रॉब्लम कहाँ है, वो गलत कहाँ सोच रहे हैं, और फिर हम ठीक कर देंगे उसे। अब एक मिडिल स्कूल टीचर है, वो क्या करती है, उसने 15 टाइल्स अपनी क्लासरूम में लाई है और उसने फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन दी है कि अरेंज 15 टाइल्स इन ऑल पॉसिबल रेक्टेंगुलर एरेज, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स कैन बी टॉट थ्रू दिस एक्टिविटी। अब देखो 15 टाइल ले आई टीचर, 15 टाइल को रेक्टेंगुलर एरे में उसने जितने में कर सकते हो उसने में उसने बोला कि तुम इसको अरेंज करो, ठीक है। अब इससे वो क्या क्या सिखा सकती है, ठीक है। देखो अब वो इससे बच्चों को सिखा सकती है, एक तो देखो पेरीमीटर सिखा सकती है ना, एरिया भी सिखा देगी, क्योंकि पेरीमीटर 15 टाइल्स हैं, ऐसे 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 करके जैसे भी लगाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ पेरीमीटर होगा उस जगह का, चाहे बच्चे ऐसे लगाएं, चाहे बच्चे ऐसे लगाएं, चाहे बच्चे एकदम टेढ़ा करके लगाएं, ऐसे रोम्बस ही बना दें, कुछ भी हो, ठीक है। तो उसका एक पैरामीटर होगा, एक एरिया होगा, और फैक्टर्स। 15 टाइल्स है, ठीक है, 15 टाइल्स को कैसे अरेंज करना है, फैक्टर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। सो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन हो जाएगा एकदम सही होगा, जो वो सेकंड ऑप्शन होगा कि फैक्टर्स, एरिया, पेरीमीटर, ठीक है। सेम यहाँ पर मैंने आपको हिंदी में बता दिया कि 15 टाइल्स हैं, उनको हमें लगाना है, तो इससे हम बच्चों को क्षेत्र, गुणन गुणनखंड और परिमाप, ये तीनों चीजें सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है मिस सुपर्णा ब्रिंग्स इन सम कंक्रीट मटेरियल्स लाइक सेट्स ऑफ वुडन क्यूब्स, sets of tiles of squares, semicircular and circular shapes to her class. She asked students various questions like. अब मिस सुपर्णा जो है उन्होंने क्लास में कंक्रीट मटेरियल लेकर के आई है, जैसे कि जो बच्चे छू करके समझ सकते हो, वुडन क्यूब्स ले आई, वो स्क्वायर टाइल्स ले आई है, सेमी सर्कुलर और सर्कुलर शेप ले आई है क्लास में। अब इससे शी आस्क्ड स्टूडेंट्स वेरियस क्वेश्चंस लाइक, इससे उसने बच्चों से कैसे क्वेश्चंस पूछे होंगे, ज्वाइन 2 स्क्वायर टाइल्स साइड टू साइड विदाउट ओवरलैप विद शेप विल इट फॉर्म, ठीक है। क्या वो ये क्वेश्चंस, अच्छा ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शी कैन यूज दिस एक्टिविटी टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग हर लर्नर्स इन देयर। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चन जैसे कि बच्चों को बोलते हैं कि आप स्क्वायर टाइल्स को, 2 स्क्वायर टाइल्स को ओवरलैप बिना करे अरेंज करो और देखो कि आप कौन सी शेप फॉर्म हो रही है। 2 आइडेंटिकल क्यूब्स को फेस टू फेस रखो और देखो कौन सी शेप आपकी फॉर्म हो रही है, यहाँ पे तो क्यूबॉइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि 2 आइडेंटिकल स्क्वायर टाइल्स को टेक फ्यू आइडेंटिकल, 2 नहीं फ्यू, ठीक है, कुछ आइडेंटिकल स्क्वायर टाइल्स लो और देखो कि इससे कितने, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी नीडेड टू फॉर्म अ लार्जर स्क्वायर, और कितनी टाइल्स हमें चाहिए होगी जिससे हम बड़ा स्क्वायर बना सके। ये सारे क्वेश्चन से क्या पता लग रहा है कि एबिलिटी टू मेजर एंगल्स ऑफ 2D एंगल्स की तो बात नहीं कर रहे हम, एबिलिटी टू मेजर नहीं, एबिलिटी टू एस्टिमेट एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ गिवन शेप। देखो एरिया तक ठीक है, बट वॉल्यूम कैसे निकलेगी, वॉल्यूम के लिए 3D स्पेस पता होना चाहिए ना, ये 2D की बात हो रही है यहाँ पे सारी, ठीक है। यहाँ पे एबिलिटी टू यूज स्पेशियल, यस स्पेशल रीजनिंग, स्पेस की बात हो रही है, प्रोडिक्शन, विजुअलाइजेशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन, ये इसकी बात हो रही है, क्योंकि आप एरिया और इन सब की जब मेंसुरेशन की बात होती है तो वो स्पेशल रीजनिंग में आपका आ जाता है, ठीक है। और एबिलिटी टू प्रूव थ्योरम्स, थ्योरम्स की तो हमने बात ही नहीं करी, तो ये भी आपका हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे मैंने आपको बताया कि टीचर ने ये अपना आपके ये सब चीजें लेकर के आई थी क्लासरूम में, और उसके बाद उसने बच्चों से ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जो मैंने आपको ऊपर समझा दिए, तो इससे वो क्या माप सकती है बच्चों को, तो यहाँ पर वो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ये सारी चीजें वो माप सकती है बच्चों की, ठीक है। Now, while teaching data handling to class 8 students, a teacher has used the activity survey of socio-economic status of the families of a nearby village. तो क्लास 8 के स्टूडेंट्स को एक टीचर ने एक एक्टिविटी यूज करी है, सर्वे ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिलीज, तो मतलब उनका इस बात पे कि सोशली और इकोनॉमिकली स्टेटस क्या है फैमिलीज का, ठीक है, किसी नियर बाय विलेज में। तो इसका, इस एक्टिविटी का पर्पस क्या है, कनेक्ट करे बच्चों के क्लासरूम एक्सपीरियंस को विद द रियल वर्ल्ड आउटसाइड एक्सपीरियंस, यस इट इज ट्रू। टू ऑब्जर्व डिफरेंट शेप्स एंड सराउंडिंग, शेप्स की बात नहीं करिए यहाँ पे, तो हम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो शेप कहाँ आ जाएगी। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फील्ड, यस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है कि फील्ड इन्फॉर्मेशन कैसे लेते हैं, सर्वे बनाएंगे तो उसको बार ग्राफ पे या फिर किसी पे भी पाई चार्ट पे, किसी बहुत सारे फॉर्म में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ए एंड सी आपका यहाँ पे ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा।
ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका ए और सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कक्षा के अनुभवों को कक्षा के बाहर की असली दुनिया के संबंध में स्थापित कर रहे हो और छात्रों को अवसर दे रहे हो कि वो प्रत्यक्ष जानकारी एकत्रित कर सके, ठीक, किसी भी क्षेत्र से। नेक्स्ट है, व्हेन आस्क्ड टू सॉल्व 3x + 4x + 7y, a class 8 child solves in a following way। अब जब बोला गया कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो एक बच्चे ने कुछ इस तरीके से उस इक्वेशन को सॉल्व किया है। उसने क्या कर दिया, 7x² + 7y = 14x²y। तो इस टाइप ऑफ एरर को हम क्या कहते हैं, डेफिनेटली दिख रहा है कि ये गलत सॉल्व किया है, ठीक है, क्योंकि ये आपका 7x + 7y होता और इसने x और x को मल्टीप्लाई कर दिया प्लस की जगह, और यहाँ पर भी प्लस को वो मल्टीप्लाई कंसिडर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आपका एरर है वो कौन सा एरर है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो ये एरर है, कॉन्सेप्चुअल एरर है, जैसे कि आपको बताया कि उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, प्लस यहाँ पे जहाँ प्लस लिखा होता है तो वहाँ प्लस होता है, उसने उसको मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो दिस इज कॉन्सेप्चुअल एरर। सारे के सारे क्वेश्चंस जो रहेंगे उन सब में ये सारी की सारी गलतियां होंगी, ऐसे कोई भी क्वेश्चन है। प्रोसीजरल एरर होता तो वो प्रोसीजर में होता कि भाई करते करते इस जगह पे गलती हो रही है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही गलत है, ठीक है। और केयरलेसनेस वाला आपका वो होता कि एक क्वेश्चन में गलती हो गई है कैलकुलेशन टाइप वाली, आगे उस क्वेश्चन में नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ये है, ये संकल्पनात्मक त्रुटि है। यू कैन सी हाउ गुड माई हिंदी इज, ठीक है। सो यहाँ पे अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस अकॉर्डिंग टू यूक्लिड, द स्टेटमेंट इज डैश, ठीक है। तो यहाँ पर एक सर्कल जो है उसको आप ड्रॉ कर सकते हो किसी भी सेंटर से विद एनी रेडियस। तो यूक्लिड की इस बात को, इस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। इसको पोस्टुलेट कहते हैं, ठीक है, दिस इज योर पोस्टुलेट। और ये ना आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ जाएंगे, आपके एग्जाम की डेफिनेशन और थ्योरम की, हाइपोथेसिस की, तो आपको ये सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल तो आपका जो ये ऑप्शन है, इसका सेकेंड ऑप्शन आपका सही है, जो भी ये क्वेश्चन है। Now students on mathematics anxiety among students, studies on mathematics anxiety among students have revealed that mathematics anxiety is also prevalent among students who are high achievers in mathematics. The mathematics anxiety goes unnoticed among such students because तो ये कहा जा रहा है कि जो मैथमेटिक्स एंजाइटी होती है ना, कि मैथ्स को लेकर के जो एंजाइटी होती है कि क्वेश्चन सॉल्व करने की और एकदम अच्छा स्कोर करने की, पास हो जाने की, हर बच्चे के लिए डिफरेंट होती है, जिसकी जो नीड्स हो। तो ये माना गया है कि मैथमेटिक्स एंजाइटी अचीवर्स में भी होती है, जो बहुत अच्छे होते हैं मैथ्स में उसमें भी होती है, लेकिन उनकी दिख नहीं पाती, नजरअंदाज इसलिए हो जाती है क्योंकि because these students perform well at test, hence teacher and parents only look at their performance, not emotional factors। देखो भाई, बात तो सही कह रहे हैं कि हाँ, क्योंकि बच्चे ये अच्छा स्कोर करते हैं एग्जाम में और इसलिए पेरेंट्स सिर्फ परफॉर्मेंस देखते हैं, इनकी इमोशनल फैक्टर्स पे ध्यान नहीं देते। हाई अचीवर्स ओवरकम मैथमेटिक्स एंजाइटी, देखो ओवरकम की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, ऑन देयर ओन विदाउट लेटिंग एनीवन नो। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि वो खुद ओवरकम कर लेते हैं, और हर बच्चा अलग होता है, तो हर बच्चा कुछ हो सकता है खुद कर भी ले, बट एंजाइटी इज नॉट समथिंग कि वो ओवरकम कर ही लेगा हर बच्चा, ठीक है। Now, mathematics anxiety among high achievers subsides over the period of time by solving more complex questions। ऐसा कुछ भी नहीं है, जितने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आएंगे, अगर बच्चा कहीं अटक गया तो और एंजाइटी होने लग जाएगी उसे। और मैथमेटिक्स एंजाइटी इज इररिलेवेंट फॉर हाई अचीवर्स इन मैथमेटिक्स। तो ये स्टेटमेंट ही गलत है भाई, हम ऊपर बात कर रहे हैं कि मैथमेटिक्स एंजाइटी होती है, तो फिर इररिलेवेंट कैसे हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका इधर सही हो जाएगा कि ये विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अतः अध्यापक और माता पिता संवेगात्मक कारकों को ना देखते हुए केवल उनका प्रदर्शन भी देखते हैं। इसी के साथ मैंने आपके ये क्वेश्चंस करवा दिए हैं आपके पेडागोजी के, मैथ्स के। और देखो यार, मैथ्स की पेडागोजी अगर मैं बताऊं आपको, पेपर 2 की थोड़ी डिफरेंट है, पेपर 1 की बहुत ईजी है, पेपर 2 की थोड़ी सी डिफरेंट है। सो मैं क्वेश्चंस में देखो, मैथ्स की प्लेलिस्ट में आपको दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2। और पेपर 1 की अगर आप पेपर 2 देने वाले हो तो पेपर 1 की पेडागोजी भी करके जाओ, क्योंकि पेपर 1 की पेडागोजी से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और अगर आप पेपर 1 वाले हो तो इतना पेपर 2 की पेडागोजी करने की जरूरत नहीं है, बट अगेन सेम थिंग, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। तो कोई गलत चीज नहीं है कि अगर आप पेपर 1 की और पेपर 2 की पेडागोजी कर रहे हो तो कर जाओ, देखो क्वेश्चंस कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम में एक लेवल अप भी चला गया आपका पेपर तो सही ही होगा,
तो इसके आगे शुरू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस। अ मैथमेटिक टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई ऑल द रेक्टेंगल्स इन अ टैंग्राम। एक मैथमेटिक टीचर ने बोला बच्चों को कि आप आइडेंटिफाई करो सारे के सारे रेक्टेंगल्स एक टैंग्राम में। अब ये जो अबव एक्टिविटी है ये अप्रोप्रिएट है फॉर असेसिंग द लर्नर्स एट विच ज्योमेट्रिकल रीजनिंग अकॉर्डिंग टू वैन हेल। वैन हेल के लेवल्स हैं, तो आपको ये पता होगा कि इसमें कौन सा वाला है सही ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी वाले भी देख सकते हैं इसे। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है टू रिकॉग्निशन, लाइक रिकॉग्निशन ऑफ शेप। इससे जो हेल्प मिलेगी वो रिकॉग्निशन ऑफ शेप में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। गेम्स एंड पजल्स आर इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज इन टीचिंग मैथमेटिक्स सिंस दे हेल्प इन एनहांसिंग। तो गेम्स और पजल्स जो हैं वो इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज हैं मैथ्स पढ़ाने के लिए बच्चों को, क्योंकि वो हेल्प करते हैं एनहांस करने में। क्या वो आपका हेल्प कर रहे हैं एनहांस करने में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ना प्रोसीजरल है, ना फैक्चुअल है, ना यूटिलाइजेशन है, ये सब चीजें नहीं है, कॉन्सेप्ट है। मतलब पजल्स और गेम्स से आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं, आपका माइंड थोड़ा ओपन होता है। ठीक है, हिंदी में भी देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स एज गिवन बाय ज़ोल्टन डाइन्स। ये क्वेश्चन नाउ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें से आपका आंसर कौन सा सही है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। PMC, PMC। ठीक है, तो आपका ये होगा परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल, मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल एंड देन कंस्ट्रक्टिविटी प्रिंसिपल। ठीक है, हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं, और इसको एज इट इज क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो एज इट इज इसको याद करके चले जाना। नेक्स्ट इज स्मेल अ प्राइमरी, इसको हिंदी में भी स्मेल ही लिख रखा है क्या, स्माइल, ओह वाओ स्माइल। ओके, स्माइल है एक प्राइमरी मैथमेटिक्स टीचर, ऑलवेज फर्स्ट कैरी आउट सम एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड हिज स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज। स्माइल जो है एक प्राइमरी क्लास की टीचर है, हमेशा कुछ ना कुछ नई एक्टिविटीज वो करती है अपने बच्चों की प्रीवियस नॉलेज जानने के लिए, कि उन्हें पता भी है क्या पढ़ाया था पहले। तो बच्चों की परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो डिसाइड करती है कि उसको आगे बढ़ना चाहिए, आगे नया कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहिए, या फिर पुराना ही रिवाइज करवाना चाहिए, या फिर प्रीवियस कॉन्सेप्ट ही स्ट्रॉन्ग बनाने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद वो नए कॉन्सेप्ट पे मूव करती है। तो एज अ मैथमेटिक टीचर इस्माइल इज फॉलोइंग अ लीनियर मॉडल ऑफ असेसमेंट विच includes planning, teaching a topic and assessing it, the teaching episode, is wasting a lot of time, should be focusing on the syllabus, should carry the assessment only after completing the topic, is following a cyclic model of assessment which includes gathering information through statements to improve learning environment of the student। यहाँ पे सही ऑप्शन आपका फोर्थ है। ठीक है, ये साइक्लिक मॉडल यूज कर रही है। यहाँ पे बीच बीच में हम चेक करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी यूनिट खत्म हो जाएगी उसके बाद ही हम देखेंगे कि बच्चे ने सही से पढ़ा या नहीं पढ़ा। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे, और नहीं समझ में आया तो हम दोबारा से वो चीज पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है, Anis has given a group project to his students to classify different geometrical shapes. Which of the following assessment techniques will be best suitable to assess students' performance in his project? अनीस ने क्या करा है कि अपने ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए बच्चों को ना डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स क्लासिफाई करने के लिए बोला है। तो इनमें से कौन सी टेक्निक बेस्ट होगी बच्चों की परफॉर्मेंस वो करने के लिए, लाइक चेक करने के लिए? सो इसमें से बेस्ट होगा आपके लिए रूब्रिक्स। ये मतलब एक्टिविटी से ही सबसे बेस्ट तरीका है, आप इनको असेस करो, ये सब चीजें करके नहीं फायदा मिलेगा। ठीक है, ओके ओके ओके, गला सूख गया मेरा बोलते बोलते, एंड यहाँ पे पानी भी नहीं है। चलो फटाफट से, इसको 10 क्वेश्चन रह गए, फटाफट से इसे खत्म करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स मोस्ट अप्रोप्रिएटली द पर्पस ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स करिकुलम? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो होती है वो डिस्क्राइब करती है मोस्ट अप्रोप्रिएटली जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है मैथ्स में? दैट दे कैन बी यूज्ड टू टेस्ट लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज ऑफ द स्टूडेंट्स, दे आर हेल्पफुल इन इंट्रोड्यूसिंग एनी फॉर्मल एल्गोरिथम ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, they make mathematics more linked to the outward outside the school, they can be easily solved by students। so इसका आंसर ये है, मतलब
हम वर्ड प्रॉब्लम्स क्यों दे रहे हैं बच्चों को, ताकि वो आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट कर सके उस चीज को। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि एक लड़की सामान खरीदने गई, उसने इतने पैसे दुकानदार को दिए और इतना इतना सामान खरीदा तो कितने पैसे बचे, तो अब वो रिलेट कर पा रहे हैं, तो वो नॉलेज वो आगे इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे, अप्लाई भी कर पाएंगे और उसको बहुत इंटरेस्टिंगली समझ भी पाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन था थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर पार्ट ऑफ प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स इन यंग चिल्ड्रन। इनमें से कौन सी जो प्रोसेस है वो प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स का पार्ट है यंग चिल्ड्रन के लिए। सो यहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन, पैटर्निंग इन 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, काउंटिंग, स्किप काउंटिंग, पैटर्निंग, क्लासिफिकेशन, काउंटिंग एंड ऑर्डर नंबर। तो प्री नंबर कॉन्सेप्ट है आपका ये क्लासिफिकेशन, पैटर्निंग एंड 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको दिख सकता है, तो इसको ध्यान रखना। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी फीचर ऑफ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल। इसका आंसर आप बताओगे, ये नहीं होना चाहिए फीचर मैथ्स टेक्स्ट बुक का प्राइमरी लेवल पे। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं होता ना, हम तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ाते हैं हमेशा। तो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम बुक जो होती है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलती है, ना कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। यूज ऑफ मैनिपुलेटिव is integral to teaching learning of mathematics at primary level because। बताओ क्यों होता है ऐसा, हम मैनिपुलेटिव्स को यूज करते हैं, वो इंटीग्रल है टीचिंग लर्निंग में मैथमेटिक्स के प्राइमरी लेवल पे, वाई। तो यहाँ पर क्या वो हेल्प करती है बच्चों को प्राइमरी करिकुलम का अदर सब्जेक्ट के कनेक्शन बनाने में, या फिर वो स्कूल में बेटर स्कोर करने में मदद करती है, या फिर वो बच्चों को कॉम्प्रिहेंड करने में मदद करती है मैथ्स के कॉन्सेप्ट को, या फिर टीचर का टाइम सेव करती है। तो यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है ये, कि बच्चों को कॉम्प्रिहेंड करने में हेल्प करती है मैथ्स के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, होपफुली अब तक सबको अच्छा लग रहा होगा ये सेशन, और लाइक कर देना अगर अच्छा लग रहा है सच में तो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टू एन एडिशन प्रॉब्लम। एक एडिशन प्रॉब्लम आपको दिख रही है, तो क्लास 2 ने रिप्रेजेंट किया ऐसे, मतलब आंसर जो से सॉल्व किया ये ऐसे किया है। एज ए रिफ्लेक्टिव मैथमेटिक टीचर व्हाट विल बी योर रिफ्लेक्शन टू चाइल्ड्स आंसर। अब बच्चे ने आंसर तो गलत किया है, देखो गलती भी पता लग रही है कहाँ की है, तो अब आप बच्चे को लगने गलती कर दी है, तो बच्चे के लिए आपका क्या रिएक्शन होगा। तो आप बच्चों को बोलोगे कि अपना आंसर ही चेक करो, या फिर बच्चे को बोलोगे कि आपने आंसर गलत किया है और ये आंसर अपने आसपास के बच्चों से पूछो, या फिर बच्चे को फैसिलिटेट करोगे कि उसको कॉन्सेप्चुलाइज करोगे एडिशन जो है थ्रू रीग्रुपिंग विद अ फोकस ऑन प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे ये आंसर आपका सही है, यहाँ पे हम फोकस करेंगे प्लेस वैल्यू जो सिस्टम है आपका उसकी तरफ, बच्चे को उससे उसका वो कंसेप्ट जो है उसकी क्लियर करेंगे। ठीक है, मैं ना बीच बीच में ये हिंदी के लिए ऐसे रुक के इसलिए जा रही हूँ ताकि आप लोगों को अगर पढ़ना हो तो आप पॉज करके पढ़ लो, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर कुछ लोग ऐसे होंगे जो लिख नहीं रहे होंगे, वो स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, क्योंकि हर किसी के लिए अलग तरीका वर्क करता है। अगर आपको लग रहा है आप स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन से पढ़ सकते हो तो आप उससे भी कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है आपको लिखने की जरूरत है तो आप लिख भी सकते हो। Now, National Curriculum Framework 2005 recommends that teaching learning material of mathematics in primary classes needs to follow an integrated approach, which implies, अब इसमें से आपको बताना है, इंटीग्रेटेड होनी चाहिए चिल्ड्रन की एक्सपीरियंसेस इनसाइड और आउटसाइड क्लासरूम, या फिर इंटीग्रेटेड होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ, इंटीग्रेटेड होना चाहिए अदर सब्जेक्ट्स के साथ जो आपके एनवायरमेंटल साइंस और लैंग्वेज है, या फिर इंटीग्रेट नहीं करने चाहिए हायर मैथमेटिक्स के साथ। दो ऑप्शन कोई सही है इनमें से, और आप बताने वाले हो वो कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे सही ऑप्शन आपको समझ में आ ही गए होंगे देख के, बी और सी। एक तो कि बच्चे के बाहर के क्लासरूम के बाहर के और अंदर के एक्सपीरियंसेस के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए, दूसरा एनवायरमेंटल साइंस और लैंग्वेज के साथ भी इंटीग्रेट करना चाहिए मैथ्स को। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही है, यहाँ पे बी और सी का ऑप्शन ए था। ठीक है, next question, which of the following is a dynamic mathematics software that brings together geometry, algebra, spreadsheets, graphics, sets, calculus in one
इजी टू यूज पैकेज। आपको इसमें से बताना है इसमें से कौन सा आपका जो वो है सॉफ्टवेयर है, मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर, जो ये सारी चीज़ों को इकट्ठे एक जगह लेके आता है और आप इजीली यूज कर सकते हो। ये आपका आंसर है जियोजेब्रा। ये एक मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर है जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आया एग्जाम में तो डायरेक्टली जियोजेब्रा लिख देना। Now, which among the following activities is or are appropriate for teaching of number from 1 to 6? आपको सॉरी 1 to 9 तक बच्चों को पढ़ानी है, नंबर्स पढ़ाने हैं, तो कौन सी टेक्निक जो होगी वो अप्रोप्रिएट होगी? बच्चों को आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट दो और उनको यूज 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस आस्क स्टूडेंट टू काउंट, और बच्चों को बोलो काउंट करने के लिए, या फिर एक नंबर गिव अ नंबर एंड आस्क स्टूडेंट्स टू कलेक्ट द ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद द नंबर, या रिसाइट द नंबर फ्रॉम 1 to 9 इन अ सीक्वेंस ओरली टिल द स्टूडेंट्स कुड मेमोराइज इट। अब एज ए टीचर आप क्या करते इस टाइम इस उसके साथ? वैसे अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो तो यही मेथड पढ़ा है सी, बट आंसर आपका ए और बी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए और बी ऑप्शन सही हो जाता है। ट्रेडिशनली हम ऐसे करते थे, 1 से 9 तक करते थे, रिवाइज करते थे, बट अब जो है आपका चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग के थ्रू ए और बी ऑप्शन और राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्लास टेस्ट में जो क्वेश्चन है आपका, फाइंड 23% ऑफ 200, टू स्टूडेंट्स जो है उन्होंने आंसर किया इन द फॉलोइंग वेज। 23% ऑफ 200 इज इक्वल टू 23% ऑफ 100 प्लस 100। 23 प्लस 23 इज इक्वल टू 20 प्लस 20 प्लस 3 प्लस 3। दूसरे स्टूडेंट ने आंसर किया 23% ऑफ 100 इज इक्वल टू 200 इंटू 23/100 इज इक्वल टू 2 इंटू 23। ठीक है, इज इक्वल टू 46। तो कौन सा आंसर अप्रोप्रिएट है इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट, आपको बताना है। दोनों स्टूडेंट्स को टीचर को फुल मार्क्स देने चाहिए क्योंकि दोनों ने क्वेश्चन सही करा है अपनी अपनी एल्गोरिदम यूज करके। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल एल्गोरिदम दोनों उन्होंने करी है, प्रॉब्लम सॉल्व करी है, दोनों का गलत किसी का नहीं है, दोनों के मेथड डिफरेंट है, तो टीचर दोनों को सही मार्क्स देगी, फुल मार्क्स देगी। ठीक है, बस हाँ वो सेकंड जो है वो आपका फॉर्मल है, उसकी एल्गोरिदम बेस्ड है इस वजह से, अदरवाइज दोनों ऑप्शन सही है। नाउ लास्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन है ये, आई होप इसके बाद आपकी मैथ्स के एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। और अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से अगर अभी रिसेंट में किसी का अगर मैथ्स का एग्जाम होने वाला है, सीटेट का एग्जाम होने वाला है, तो उनको मेरा ऑल द बेस्ट। So Miss Kamla, while introducing the concept of similarity, has provided different experiences to her students, such as models of different shape, pictures of shapes projected by computer, discussion in group, etc. The intention of Miss Kamala in providing multiple experiences to the learners. जो मिस कमला हैं उन्होंने बच्चों को कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है सिमिलैरिटी। ठीक है, तो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स को, जैसे कि मॉडल ऑफ डिफरेंट शेप्स, पिक्चर्स ऑफ शेप्स कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है, डिस्कशंस भी करवाए हैं ग्रुप में। तो जो इसकी इंटेंशन है बच्चों को मल्टीपल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने की, वो क्या है, क्या है रीजन उसका? तो टू केटर द नीड्स ऑफ ऑल लर्नर्स, ताकि सारे बच्चों की जो नीड्स है वो केटर हो सके, हर बच्चा डिफरेंट तरीके से पढ़ना चाहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू वेन हेल्स थ्योरी? इनमें से कौन सी जो है करेक्ट आपका वो बता रही है ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग वेन हेल्स थ्योरी? आपने ये वेन हील्स थ्योरी नहीं नहीं अगर पढ़ी है ना, तो इम्पॉर्टेंट है आप उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, एग्जाम में आने के बहुत चांस रहते हैं इसके। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर है, पहले रिकॉग्निशन होगा, फिर एनालिसिस होगी, फिर रिलेशनशिप बनाएंगे, फिर डिडक्शन होगा, फिर एक्सियोमेटिक्स होगी। ठीक है, इसका करेक्ट ऑर्डर ये है। सो यहाँ पे अभी आपका पेडागोजी वाला सेक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा। Which of the following statement is not correct about the nature of mathematics? इसमें से कौन सी statement nature of mathematics के हिसाब से सही नहीं है? It is a science of space, magnitude and measurement. Mathematical knowledge is exact, systematic and logical. Mathematical language is well defined and clear. All axioms and
postulates are proved facts in mathematics. तो इसमें से वो बतानी है, तो स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ऑफ कोर्स फोर्थ स्टेटमेंट इज योर नॉट ट्रू, कि हमेशा ये ऐसी ये जो होते हैं वो प्रूव्ड फैक्ट्स नहीं होते मैथ्स के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपका फोर्थ, इसको टिक कर देती हूँ। तो पिछली बार काफी लोगों ने बोला था कि जो हिंदी मीडियम वाले थे कि आप हिंदी वाले भी टिक कर लिया करो, उनको भी बीच में रोक के चला करो, तो इस वजह से मैं दोनों साथ साथ लेके चल रही हूँ। नाउ इन अ मैथ्स यूनिट टेस्ट मिस फातिमा हैड इंक्लूडेड अ क्वेश्चन। ये मैथ्स के यूनिट टेस्ट में मिस फातिमा ने एक क्वेश्चन इंक्लूड करा जिसमें लिखा हुआ है इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 17, दो नंबर का सम अगर 17 है तो वो नंबर्स कौन से हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल है, ऑफ कोर्स ये आपका एग्जाम्पल है ओपन एंडेड क्वेश्चन का, भाई किसी भी दो नंबर का सम 17 हो सकता है ना। एग्जाम्पल्स के लिए आप कुछ दिमाग में सोच लो, जो भी आप दिमाग में सोच रहे होंगे उससे अलग ही सोच रहा होगा कोई दूसरा बंदा। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भी आपके ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्राइटेरिया, रेफरेंस असेसमेंट इज टू इवेलुएट द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ क्राइटेरिया। नॉर्म है, रेफरेंस असेसमेंट इज यूजफुल इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग। तो आपको बताना है इसमें से कि क्या है, मतलब असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस है वैसे ही है, ये यहाँ पे आप क्राइटेरिया और नॉर्म कर दिया उसकी जगह। तो यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट है वो पहली स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ओनली स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, दूसरी सही नहीं है। जो ये रेफरेंस्ड असेसमेंट नहीं होता जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में और रेमेडियल टीचिंग में हेल्पफुल होता है, ठीक है, ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, फॉर की रेफरेंस में इवेल्युएट करता है लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू अ क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया के बेसिस पे वो करता है। मैं जब तक पानी पीती हूँ आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब मनप्रीत की मैथमेटिकल रीजनिंग जो है वो अच्छी है, सो जाहिर सी बात है कि उसकी एबिलिटी जो होगी वो मैथमेटिकली थिंक करने की और लॉजिकली सोचने की वो अच्छी होगी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट आंसर हियर। अकॉर्डिंग टू कुठारी कमीशन 1964 एंड 66, मैथमेटिक्स, आपको बताना है इसमें से कौन सी चीज कुठारी कमीशन के लिए जो उन्होंने बात कही है वो सही है। तो कुठारी कमीशन ने बोला था कि मैथमेटिक्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट बना देना चाहिए बच्चों के लिए फर्स्ट टू 10th ग्रेड में एज अ पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन, इसीलिए फर्स्ट टू 10th तक सबको मैथ्स पढ़नी पड़ती है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर है। अच्छा, कोठारी कमीशन भी इम्पोर्टेंट है, एनईपी 2020 इम्पोर्टेंट है, और ये आपकी 1986, 1968 और जितने भी आई है एनसीएफ 2005, ये सारा इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना, इनमें से काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ नंबर सेंस, इसमें से कौन सा जो है वो रिलेटेड नहीं है अगर आपको नंबर सेंस डेवलप करना है तो। इनमें से आपका ईगो सेंट्रिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, सीरिएशन, हायर हायरार्किकल इंक्लूजन, क्लासिफिकेशन, ये सब आपको चाहिए होगा, बट ये ईगो सेंट्रिज्म नहीं चाहिए होगी अगर आपको नंबर सेंस डेवलप करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं पे भी वही आएगा, ठीक है। द नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज हेल्प्स, जो नॉलेज होती है मैथमेटिकल लैंग्वेज की वो हेल्प करती है किस में, वो हेल्प करती है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है, और किस में हेल्प करेगी, और वो हेल्प करेगी रीजनिंग स्किल्स डेवलप करने में, ठीक है। दो ऑप्शन चूज करने से बेस्ट ए और सी बेस्ट है आपका, ठीक है, क्योंकि तीनों ऑप्शन वाला तो कुछ दे नहीं रखा था।
यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन आस्क्ड टू सॉल्व, जब सॉल्व करने के लिए बोला गया 56 प्लस 42, अ क्लास 2 चाइल्ड सॉल्व्ड इट इन द फॉलोइंग वे। उसने ऐसे सॉल्व किया। मेरे लैपटॉप की बैटरी डेड होने वाली है, मुझे फटाफट से इस सेशन को वाइंड अप करना पड़ेगा। हाँ, तो 6 क्वेश्चन से बचे, जल्दी से करते हैं। कि ऐसे सॉल्व किया तो एज अ मैथमेटिक टीचर आपका रिएक्शन क्या होगा इस चीज को लेकर के। तो यार एज अ मैथमेटिकल टीचर मेरा रिएक्शन तो ये होगा कि बच्चे ने करा तो सही है, ठीक है, कोई गलत मेथड तो यूज नहीं करा, तो इसलिए मैं उसको अप्रिशिएट ही करूंगी कि आपने ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी यूज करी है और इससे आपकी क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग दिख रही है, ठीक है, और उससे एनहांस भी हो रही है, वो अलग तरीके से सोच के करा है। ऑल्दो इट्स टाइम टेकिंग बट स्टिल एटलीस्ट उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका फोर्थ सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच अमंग द फॉलोइंग विल प्रमोट कोलैबोरेटिव एंड एक्टिव लर्निंग। इनमें से कौन सी आपकी कोलैबोरेटिव और एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करेगा। सो यहाँ पे आपका जो होगा वो होगा कि स्टूडेंट्स अगर क्लासिफाई करेंगे शेप्स को किसके बेसिस पे, एक क्राइटेरिया इवॉल्व बाय देम थ्रू देयर क्लासरूम डिस्कशन। क्लासरूम डिस्कशन वर्ड यूज कर लिया तो कोलैबोरेटिव लर्निंग हो गई और एक्टिव लर्निंग हो गई। सारे ऑप्शंस देखोगे इनमें से जो कुछ भी है उनमें से वो इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है जितना फर्स्ट है, तो इसीलिए हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, ठीक है। हमें चूज करना होता है कि सब में बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। सही सारे ऑप्शन होंगे, देखो गलत कुछ, कभी कभी क्या होता है चारों ऑप्शन ही सही होता है, फिर हमें बेस्ट चूज करना पड़ता है। अब एक टीचर ने प्रॉब्लम दी बच्चों को क्लास में और बोला है कि ग्रेटर नंबर को पेयर में सर्कल करो, मतलब ये गिवन पेयर दे रखा है आपको और ग्रेटर नंबर जो है उसको आपको क्या करना है, एनसर्कल करना है। तो इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन बी यूज बाय टीचर। क्या करने के लिए टीचर यूज कर सकती है इस प्रॉब्लम को, तो एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, एज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज हो सकता है कि एड्रेस करे बच्चों की मिसकंसेप्शन मल्टीप्लिकेशन और डेसिमल नंबर्स के डिवीजन को लेकर के। मतलब कि यहाँ पे जैसे कि 0.9 इंटू 0.3 और 0.9 इंटू डिवाइड बाई 0.3, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ऑफकोर्स डिवाइड होकर के ये कट जाएगा, तो 9/3 3 ही रहेगा आंसर, लेकिन यहाँ पे ये और छोटा हो जाएगा ये नंबर। तो हमें इससे पता लग जाएगा कि बच्चों के दिमाग में कोई ऑल्टरनेटिव मिसकंसेप्शन तो नहीं हो गया है, या वो समझ में आया भी है उन्हें टॉपिक या नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेकंड ऑप्शन आपका जो है वो एकदम सही हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस। इसमें से कौन सी आपकी मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है। सो देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, विजुअलाइजेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, बट अडेप्टेशन जो है वो मैथमेटिकल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। इट्स अ लाइफ प्रोसेस बट नॉट अ मैथमेटिकल प्रोसेस, ठीक है। अडेप्टेशन जो है वो लर्निंग की प्रोसेस है। अब वर्ड प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स शुड बी इंक्लूडेड एट प्राइमरी लेवल, बिकॉज जो वर्ड प्रॉब्लम्स दी जाती है प्राइमरी लेवल पे वो आपको उनको इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है, मैथमेटिक्स में प्राइमरी लेवल पे। क्यों? यार रीजन तो है ताकि बच्चे उसको अंडरस्टैंड कर सके, इंटरप्रेट कर सके और वर्ड प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली सॉल्व कर सके, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो स्टूडेंट्स एक्वायर कर सके, इसीलिए, ठीक है, इसीलिए वो एवरी डे टू डे लाइफ में उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी सारे ऑप्शन देखोगे तो उनमें से कोई भी अच्छा ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं, तो इसलिए हमने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया है, ठीक है। तो आपसे तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि बीच बीच में पॉज करके आप पूरा पढ़ लिया करो, क्योंकि मेरे पास कभी कभी टाइम नहीं होता कि मैं सारा की सारा पढूं, तो आप सारे ऑप्शंस भी एक बार पढ़ लिया करो। यूज ऑफ द गेम स्नेक एंड लैडर्स मैथमेटिक्स टीचिंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद। अगर सांप सीढ़ी वाला गेम है, स्नेक एंड लैडर वाला, तो इससे हम क्या बच्चों को सिखा सकते हैं इस गेम से। तो जाहिर सी बात है इस गेम से तो नंबर सिखा सकते हैं, क्योंकि पूरा 1 से लेकर के 100 तक नंबर ही चल रहे होते हैं इस गेम में, है ना। नंबर सिखा सकते हैं हम इस गेम से बच्चों को, संख्याओं के बारे में। वो 99 वाला सांप याद है, सबसे ज्यादा उसी ने रुलाया 99 वाला सांप ने। खैर बचपन की यादें हैं सारी की सारी।
Now, which of the following steps demonstrate the highest level in conceptual development of patterns in children? तो इनमें से कौन सा स्टेप जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ पैटर्न्स? हाईएस्ट लेवल जो होता है आपका कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट का पैटर्न्स को लेकर के बच्चों में, तो ये आपका जो है क्रिएटिंग न्यू पैटर्न्स। अगर बच्चे न्यू पैटर्न्स क्रिएट कर पा रहे हैं, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की बात नहीं है, क्रिएट करने की, तो वो सबसे हायर लेवल है। Which of the following is not a feature of constructive practice in teaching learning of mathematics? इसमें से कौन सी constructive practice नहीं है अगर आपको मैथ्स बच्चों को सिखानी है तो, समझानी है तो? Starting the class by assessing learners initial understanding. तो आप अगर बच्चों अगर लेसन स्टार्ट करोगे, आपसे नॉट पूछा है, देखो पहली बात तो सबसे पहले तो ये तो सही चीज है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। एनकरेजिंग इंट्यूटिव सॉल्यूशन, बच्चों की इंट्यूटिव सॉल्यूशन एनकरेज करोगे, ये भी सही चीज है। प्रेजेंटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, ये भी सही चीज है। या फिर ये एक बहुत गलत चीज है कि आप एनकरेज करोगे बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसी मेथड से जिस मेथड से प्रिस्क्राइब करा गया है। मतलब जिस मेथड से एक क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, हम उसी मेथड से बच्चों को बोले आप उसी से करो, अपना दिमाग मत लगाओ और मेथड्स मत देखो, वो गलत चीज है। मैथ्स इज नॉट अबाउट ओनली वन मेथड। मैथ्स तो एक कंसेप्ट है जिसको आप बहुत सारे तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और हमेशा शॉर्टकट और नई चीजें निकलती रहती है। सो फॉलोइंग क्वेश्चंस 47 है आपका। फॉलोइंग क्वेश्चंस आर पोस्ड बाय द टीचर इन मैथ्स क्लासरूम। आपसे आप चार ये क्वेश्चन है कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 8। आपसे बोल दिया कि दो नंबर बताओ जिसका सम 8 है, एक ट्राइंगल बनाओ जिसका पेरीमीटर 50 सेंटीमीटर है, और व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 25 पूछ लिया, और डिफाइन पैरामीटर पूछ लिया। पूछा है इनमें से कौन से क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, कौन से ओपन एंडेड क्वेश्चन है। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 सिंपल, ठीक है। अब आपको सबसे पहले बता देते हैं कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन की, ठीक है। ओ से बता रही हूँ, ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिनके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। और क्लोज एंडेड वो होते हैं जिनका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। मतलब एक होगा, दो होंगे, बट वो वही होंगे, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन, बट वो सॉल्यूशंस वैसे ही होंगे। मतलब कि आप उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, वो एज इट इज है। जैसे कि आपसे पूछ लिया किसी ने फैक्टर्स ऑफ 25, तो फैक्टर्स ऑफ 25 तो हमें पता है ना यार, फैक्टर्स ऑफ 25 तो उतने ही है, उतने ही रहेंगे। ब्रह्मांड जी भी आ जाएंगे तो भी वो बोले, वो चेंज नहीं कर सकते भाई कि फैक्टर्स ऑफ 25 कोई और भी है, ठीक है। तो मतलब जिस क्वेश्चन का डायरेक्ट है, जहां बच्चे को सोचना नहीं पड़ रहा है, जहां बच्चा सिर्फ डायरेक्ट आंसर दे रहा है, वो है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। डिफाइन पेरीमीटर, अब बच्चा पेरीमीटर डिफाइन कर रहा है, उसमें बच्चा दिमाग नहीं लगा रहा है, उसमें बच्चे ने डेफिनेशन रट ली है और बच्चा बोल रहा है। तो आपके सी और डी जो है ना, ये है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और जो ए और बी है, आपको 2 नंबर बताने हैं जिसका सम 8 है, तो बच्चे ने 2 नंबर सोचना है, कोई से भी 2 नंबर हो सकता है जिनका सम 8 हो, है ना। तो वो आपका ओपन एंडेड है। और बच्चे को एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसका सेंटीमीटर पेरीमीटर 50 है, तो भाई वो 3 लेंथ, या तो वो उस ट्राइंगल की कुछ भी ले सकता है, एक बड़ी एक छोटी, मतलब 2 छोटी एक बड़ी, मतलब कुछ भी हो सकता है ना ट्राइंगल जिसका 50 सेंटीमीटर। और हर बच्चे का अलग अलग होगा, ये सब बच्चों का सेम नहीं होगा, तो ये ओपन एंडेड है, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन से क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, क्लोज एंडेड से नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग इन मैथमेटिक्स? इसमें से कौन सा एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि बच्चों की क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो हो रही है मैथ्स में? सबसे पहले तो नहीं वालों को हटा दो, ये स्टैंडर्डाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं, ठीक है। एरर फ्री कैलकुलेशन, आपको सच में लगता है कि मतलब अगर एरर फ्री कैलकुलेशन होगी तो मतलब इससे हम ये समझ सकते हैं कि बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग हो रही है? क्योंकि एरर्स तो अच्छे होते हैं ना, एरर्स होंगे बच्चे की तभी तो लर्निंग में समझ आ पाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। तो एरर फ्री कैलकुलेशन तो हम नहीं करेंगे। रिकॉल ऑफ करेक्ट फॉर्मूला, ये भी गलत है। प्रॉब्लम पोजिंग सही है, मतलब प्रॉब्लम्स के बच्चा सॉल्यूशन निकाल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कुछ, तो उससे हम कर सकते हैं कि हाँ वो प्रॉब्लम्स भी अगर पूछ रहा है, सवाल भी पूछ रहा है, तो उससे भी क्रिएटिव थिंकिंग उसकी हो रही है। अब यहाँ पूछा है कि अकॉर्डिंग लाइक ये वॉन हेल स्पेशल और ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक चाइल्ड को ये एक्सेप्ट करना कि एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है, ये वो कौन से लेवल पे करता है? ये वो करता है, आपको ये इसको याद कर जाओ इसको एज इट इज, ये लेवल 3 पे होता है डिडक्शन पे, ठीक है। तो इस लेवल पे बच्चा ये समझता है कि हाँ एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी है। ओके, सो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक मिनट, ये
लेवल 3 नहीं 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 नहीं, ये रिलेशनशिप में होता है कि स्क्वायर और उसके बीच का रिलेशनशिप, ये गलत कर दिया मैंने इसका। डिडक्शन में नहीं होगा, ये आपका होगा इस पे, रिलेशनशिप वाले पार्ट पे। इसमें क्या होता है कि आपका यहाँ पे बच्चा ये एक्सेप्ट समझ रहा है, रिलेशनशिप समझ रहा है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में रिलेशनशिप क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। जब रिलेशनशिप की बात आ रही है तब बच्चा प्रॉपर्टीज पे ध्यान दे रहा है, तब वो एक्सेप्ट कर रहा है कि एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी तो है ना, बट एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, लेवल 2 रिलेशनशिप। Now next is which of the following is referred to as additive identity for whole numbers? यहाँ पे आपसे पूछ रखा है कि इनमें से कौन सी आपकी एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स होती है, ठीक है, रेफर टू एज। सो इसका आंसर जो है, इसका आंसर आपको लाइक ऑप्शन में फॉर विद आंसर की के साथ में जाऊं तो इसका आंसर 0 दे रखा है, ठीक है। जो ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है, तो अगर इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आगे भी आए, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफी लोगों ने गलती करी होगी, ठीक है। तो हो सकता है। बाकी होल नंबर्स अगर आपको पता है तो बहुत सिंपल सी चीज है, होल नंबर मतलब कंफ्यूजन हो जाएगी एडिटिव आइडेंटिटी से। बच्चों को ये पता होता है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और नेचुरल नंबर्स 1 से, बट ये एडिटिव आइडेंटिटी जब आ जाएगी तो हो सकता है उन्हें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो इसको डायरेक्ट याद रखो कि आपको अगर पूछा जाए एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स इट इज 0, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? तो मैथमेटिकल नॉलेज कैन बी क्रिएटेड बाय प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स बाय ऑब्जर्विंग एंड आइडेंटिफाई रिलेशंस, करेक्ट पूछा है आपसे, ठीक है। तो लर्निंग मैथमेटिक्स इज अ सोशल प्रोसेस इन्वॉल्विंग डायलॉग एंड नेगोशिएशन, और यहाँ पे पूछा है आर्ग्यूमेंटेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग मैथमेटिक्स, और कल्चर हैज नो रोल इन क्रिएटिंग मैथमेटिक अंडरस्टैंडिंग इन क्लासरूम। अब इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे क्या है सही। वैसे आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका आंसर जो है आपका ABC जो है वो सही है। कल्चर हैज नो रोल इन क्रिएटिंग मैथमेटिक अंडरस्टैंडिंग इन क्लासरूम, ये गलत है स्टेटमेंट। हम ऐसे नहीं बोल सकते कोई रोल नहीं है, थोड़ा बहुत रोल हर कोई डालता है, ठीक है। और बाकी 3 स्टेटमेंट आपकी सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू रिगार्डिंग ज्योमेट्री करिकुलम एट प्राइमरी लेवल? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग ज्योमेट्री करिकुलम प्राइमरी लेवल पे? तो ज्योमेट्री नीड्स टू बी लिमिटेड टू recognition of 2D shapes like circle, square, triangle, etc. और proper definition should be introduced. Intuitive understanding of space should be developed. देखो यहाँ पर तो सबसे बेस्ट जो आंसर मैं आपको बता सकती हूँ, इधर सिर्फ C है। यहाँ पे ना एक तो लिमिटेड कर लिया, बच्चों को लिमिट क्यों करें यार हम कि सिर्फ आप 2D शेप्स रिकॉग्नाइज कर लो, लिमिट क्यों करना है? ज्योमेट्री में तो आप कितनी भी चीजें सिखा सकते हो बच्चों को, और प्रॉपर डेफिनेशन तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे ही नहीं प्राइमरी लेवल पे। हाँ, हम एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस अगर इंट्रोड्यूस कर देंगे ना बच्चे में, तो वो समझने लग जाएगा, तब वो विजुअलाइज करने लग जाएगा। तो स्टेटमेंट जो सही है वो है ओनली C, ठीक है। Next, which of the following statement is or are true regarding mathematical skills and competencies used by street vendors and shopkeepers? अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सी मैथमेटिकल स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज यूज करी जाती है स्ट्रीट वेंडर्स के थ्रू और शॉपकीपर्स के थ्रू। सो यहाँ पे लिखा है दे आर नॉट यूजफुल टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन क्लास। तो ये तो गलत ही बोल दिया इन्होंने, ये थोड़ा ना होता है कि मतलब क्यों? अभी हमने वो वाला क्वेश्चन किया था कि सामान शॉप पे जाकर के सामान लेके आई है बच्ची, तो वहां पे भी तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम ही है ना, हम उसको भी तो करते हैं। दे आर एम्बिगियस एंड इलॉजिकल, ये भी गलती है स्टेटमेंट आपकी। दे हेल्प इन डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज इन सॉल्विंग मैथमेटिक प्रॉब्लम, तो दिस इज ट्रू। सो यहाँ पर भी आपका ओनली C आपका इधर ठीक हो जाता है, ठीक है, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम, which of the following activities is least likely to develop spatial reasoning among students? इनमें से कौन सी स्पेशल मतलब पता है? स्पेशल मतलब विच इज रिलेटेड टू स्पेस, मतलब आप 3D चीजों को सब समझने लग जाते हो। तो इनमें से कौन सी चीज जो है वो सबसे कम बच्चों की उस रीजनिंग को डेवलप करेगी, स्पेशल रीजनिंग को? तो ड्राइंग पिक्टोग्राफ्स टू रिप्रेजेंट डेटा, working on tangram puzzles, identifying the nets of different solid shapes, identifying the axis of symmetry of given shapes। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि सबसे कम जो हेल्प करेगा वो क्या करेगा?
सबसे कम ना ये पिक्टोग्राफ हेल्प करेगा, क्योंकि पिक्टोग्राफ में आपको स्पेस की अंडरस्टैंडिंग कहाँ हो रही है, उसमें तो डेटा की हो रही है ना, कि ऐसे जो हम बना देते हैं बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, कि ऐसे करके, याद है ना, तो उसमें तो कि हाँ 10 ये रिप्रेजेंट कर रहा है, 20 ये, तो उससे कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, उससे आपको डेटा एनालाइज करना आ रहा है बस, ठीक है। Now, which of the following strategies is best suited to introduce the multiplication of 3 and 5? इनमें से कौन सी सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है जिससे आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 और 5 को इंट्रोड्यूस कर सकते हो बच्चों को? तो यहाँ पर आपकी सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी कौन सी होगी, आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं भी आपको बताऊंगी थोड़ी देर में आंसर। सो ये है बिल्डिंग रेक्टेंगुलर एरे ऑफ 3 and 5 यूजिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, रिसाइटिंग टेबल ऑफ 3 and 5 टू फाइंड द आंसर, नहीं ये ट्रेडिशनल मेथड है। फाइंडिंग आउट द आंसर विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, बिल्कुल नहीं, स्कूल में ये सब चीजें। या फिर प्रोवाइडिंग प्रैक्टिस इन स्किप काउंटिंग, तो ये भी इतना सही नहीं है। सबसे सही होगा कि हम बिल्डिंग रेक्टेंगुलर एरेज बिल्ड करें बच्चों को 3 और 5, 3 ऑफ 3/5 यूजिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा करने का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो अभी 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं बस, और अगर आपको ये सेशन सच में अच्छा लग रहा है, मेरा वैसे गला लाइक पूरा ना चौक हो चुका है बोलते बोलते, तो सच में अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि आप लोगों को मैं जो अपना इतना टाइम दे रही हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो अच्छा लग रहा है। सो ऐसा लगता है कि हाँ जो मेरी मेहनत है उसका फल मुझे मिल रहा है। तो प्लीज आप कमेंट करके जो भी आपको अच्छी चीजें बोलनी है प्लीज बिल्कुल बोला करो, और अगर आपको लग रहा है मुझे कहीं इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप वो भी मुझे बताया करो, मैं उस चीज पे भी वर्क करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लेना इस चैनल को, और नीचे प्लेलिस्ट में है काफी सारी चीजों की, आप चेक कर सकते हैं, सारी सीटेट की हेल्प होगी आपकी उससे। कुछ लेसन प्लान्स भी है, अगर आप बीएड वगैरह कर रहे हो इस टाइम पे तो वो लेसन प्लान भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। So yeah, which of the following is not acceptable with regard to teaching students to solve problems based on mathematical operations? इनमें से कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं होगा बच्चों को, आप अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन सॉल्व करवा रहे हो, अगर प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन से बेस्ड है, तो नॉट एक्सेप्टेबल पूछा है, ठीक है। तो प्रॉब्लम चोजन शुड बी रियलिस्टिक, सिंपल एग्जांपल्स विद स्मॉलर नंबर शुड बी टेकन अप फर्स्ट, कंक्रीट मटेरियल्स मे बी यूज्ड टू सपोर्ट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम, ओनली वन मेथड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम शुड बी एम्फसाइज्ड। तो यार देखो, गलत तो आपको पता ही लग गया ना, नॉट पूछा था, इन्होंने सबसे बेकार स्टेटमेंट एक दे रखी है आपको ये वाली, तो ये आपकी फोर्थ स्टेटमेंट यही है, ऑप्शन नॉट वाला, तो आपका फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा इसमें, कि ये नहीं करना चाहिए हमें, सिर्फ एक मेथड को एम्फसाइज नहीं करेंगे हम। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 4 इज यूज्ड इन कार्डिनल सेंस? अब इन चारों में से आपको बताना है कि कार्डिनल सेंस में कौन सा फोर्थ नंबर जो है, ऑर्डिनल और कार्डिनल दो चीजें होती है, तो कैसे यूज हुआ है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, मतलब अगर आप देखोगे ना तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे फोर्थ 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 और फोर, तो कार्डिनल में तो आपका सबसे ऑड वन आउट भी कर दोगे तो भी आपका 4 आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है 4 टीम्स पार्टिसिपेट करी है शो में, 4 टीम, 4 टीमों ने। ऑफिस जो है 4th फ्लोर पे है, चौथे फ्लोर पे, रैंक बच्चे की 4th है, ठीक है, 4th चैप्टर है, और 4 अलग अलग टीम्स हैं, तो कार्डिनल आपका जो होगा वो होगा 4, और जो आपका ऑर्डिनल होगा वो होगा 4। तो ऑर्डिनल नहीं पूछा है आपका, कार्डिनल ही पूछा है, तो आप कार्डिनल वाले में आपका 4th ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आपका 58 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। मल्टीप्लाई अ नंबर बाय अनदर ऑलवेज इंक्रीजेज इट्स वैल्यू, एक नंबर को आप किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, विच इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अगर आप किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसकी वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। डिवाइडिंग अ नंबर बाय अनदर ऑलवेज डिक्रीज इट्स वैल्यू, एक नंबर को अगर आप किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा डिक्रीज होगी, विच इज ऑल्सो नॉट एवरी टाइम ट्रू, हर बार सच तो नहीं होगा। अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, आप डिटरमाइन ही नहीं कर पाओगे उसे। अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10 ऑलवेज हैज अ 0 एट इट्स यूनिट प्लेस, एक नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड वो मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा उसके यूनिट प्लेस पे 0 होगा। तो देखो यार ये बात तो सही है, आप किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 0 तो आएगा उसके यूनिट प्लेस पे। मल्टीप्लीकेशन इज द इनवर्स ऑफ ये डिवीजन, तो हाँ ये सही है,
ठीक है, बट यहाँ पे तो यार हमसे वो पूछा है, मतलब आंसर जो है आपका एक सही होगा, मतलब सी और डी ऑप्शन है, बट अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 10 हैज अ जीरो एट इट्स यूनिट प्लेस। तो ये वैसे तो मेरे हिसाब से ना सी और डी दोनों ठीक है, बट आपकी जो आंसर की है ना उसमें आपका ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है फोर्थ, दैट इज ओनली डी। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि सी वाला क्यों नहीं है। मे बी अगर आप जीरो को, किसी नंबर को जीरो को इंटू 10 करोगे या फिर वो करोगे, खैर जीरो इंटू 10 भी करोगे तो भी जीरो ही आएगा आंसर, तो लाइक यूनिट प्लेस जीरो ही है। बट स्टिल आपका ऑप्शन में आंसर यहाँ पे डी दे रखा है आंसर की के हिसाब से, तो आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं दोबारा से। ठीक है, इसको देख लेना, मैं भी एक बार गो थ्रू करके आऊंगी, देखूंगी इसका आंसर एक्चुअली है क्या, क्या लॉजिक लगाया था उन्होंने इसके पीछे। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फ्रॉम द अमंग ऑफ द फॉलोइंग, among the following. Okay, so आपको estimation of quantities is not a mathematical skill. Mathematics can be equated with a list of standard formula. Mathematics involve identification of patterns. Mathematics can be equated with a set of mechanical procedures. तो यहाँ पे आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो 2 मिनट का समय लो और इन स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो और बताओ इनमें से सही स्टेटमेंट आपकी कौन सी हो सकती है। पहले गलत स्टेटमेंट ही फिगर आउट कर लो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटीज मैथमेटिकल स्किल नहीं है, हटाओ इसे, गलत स्टेटमेंट है। मैथमेटिक कैन बी इक्वेटेड विद द स्टैंडर्ड ऑफ फॉर्मूला, नहीं, सिर्फ फॉर्मूले से ही, विद अ लिस्ट ऑफ फॉर्मूले से हम मैथ को इक्वेट नहीं कर सकते। मैथमेटिक इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न, यस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। आप 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 3, तो एक पैटर्न चल रहा है तो इन्वॉल्व तो करता है, देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न। अब मैथमेटिक्स कैन बी इक्वेटेड विद अ सेट ऑफ मैकेनिकल प्रोसीजर्स, तो ये गलत है, मैकेनिकल प्रोसीजर्स से नहीं हो सकती, मतलब ऐसे नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन इज योर राइट 59 का। नाउ लास्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल स्ट्रैटेजी फॉर इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। अब अगर आपको बच्चों को सिमेट्री सिखानी है तो सबसे मतलब सुटेबल स्ट्रैटेजी क्या होगी, आप बच्चों को पेपर फोल्डिंग एक्टिविटीज में एंगेज करो, या फिर उनको डेफिनेशन दे दो, क्लियर डेफिनेशन कॉन्सेप्ट की, या फिर बच्चों को डिस्कशन इन्वॉल्व करवाओ क्लास में, या फिर उनको अब बोलो आप ऑब्जर्व करो स्क्वायर और रेक्टेंगल्स। सबसे बेस्ट चीज क्या होगी, एज अ टीचर अगर मैं होंगी तो मैं तो उनको पेपर फोल्ड करने के लिए दूंगी। पेपर फोल्ड जब बच्चा करेगा तब उस जब देखेगा वो इस पेपर को इतना फोल्ड करके ऐसे कर रहा है, तो देखेगा वो सिमेट्री कि इतना फोल्ड किया तब ये सिमेट्री बन रही है। ठीक है, और पेपर को वो अगर मान लो ऐसे कर लेता है, कहीं बीच से कर देता है, ऐसे कर देता है, यहाँ से फोल्ड कर देता है, तब देखेगा वो सिमेट्री नहीं बन रही। तो पेपर फोल्डिंग एक्टिविटीज से बच्चा अपने आप सिमेट्री में एंगेज होगा, कुछ टीचर भी उसको समझाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट आंसर। सो याद, आप 0 से डिवाइड करोगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब 1/0 आप करोगे किसी भी नंबर को 0 से तो हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसका आंसर होता ही नहीं है कुछ कभी। Which of the following skills are associated with teaching of shape, space and measures? इनमें से कौन से स्किल्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं इन सब चीजों से। तो आपको ऑप्शन में दे रखा है डिस्कवरिंग सिमेट्री एंड एक्वायरिंग अ सेंस ऑफ एस्थेटिक्स। देखो सिमेट्री तो जरूरी है बहुत जानने के लिए अगर आप शेप, स्पेस, मेजर्स देख रहे हो तो। ठीक है, क्वांटाइजेशन दैट इज एसोसिएटिंग नंबर्स विद कॉन्सेप्ट्स लाइक एरिया, पेरीमीटर, बिल्कुल सही। स्पेस और मेजर्स की बात करें तो एरिया, पेरीमीटर कहाँ रह जाएगा। प्रोमोटिंग अर्ली न्यूमेरेसी अमंग लर्नर्स, एक तो न्यूमेरेसी ऊपर से अर्ली, तो क्यों प्रमोट करेंगे। इंटीग्रेटिंग मैथ्स विद साइंस ओनली, ओनली जहां आ जाता है वहां पे तो बात बिगड़ ही जाती है। ठीक है, तो ओनली वाला कोई चीज नहीं है, तो आपका आंसर ए और बी एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉर अ सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम 83 to 56 few students have given answer as 33, what is the most appropriate strategy to address the students error। अब सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम 83 में से 56 माइनस करना है, तो कुछ बच्चों ने आंसर क्या दे दिया है 33। तो क्या जो है सबसे ज्यादा मतलब बच्चों ने मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी है उनके उसको एड्रेस करने की, गलतियां हमें समझ में आ रही है बच्चों ने क्या करी है। बच्चों ने गलती क्या करी है, 83 यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे 56 से रखा है। तो क्या कर दिया उन्होंने, 6 में से 3 को माइनस कर दिया या फिर 3 में से 6 को माइनस कर दिया, तो उन्होंने कैरी वेरी नहीं लिया, यहाँ से भी 3 में से 3 को माइनस, 8 में से 5 को माइनस कर दिया, तो उनका ये आ गया। अभी हमने उनको कैरी वाला कॉन्सेप्ट आया नहीं है,
तो हमें क्या 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 यहाँ पे है, आज स्टूडेंट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम वंस अगेन एंड रीचेक देयर आंसर्स। तो नहीं यार, इससे बच्चे को गलती कैसे पता लगेगी अपनी, वही गलती फिर कर लाएगा। रिविजिटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू टू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीग्रुपिंग ऑफ नंबर्स। तो बिल्कुल सही, हम यही करेंगे बच्चों को समझाने के लिए। प्लेस वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि वंस होता है, ये टेंस होता है, और ऐसे यहाँ से हम काटेंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, वो कॉन्सेप्ट समझाएंगे, तब उन्हें क्लियर होगी चीजें, ठीक है। और वैसे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मान लो आपको देख रहा हो कि ये ऑप्शन ठीक है या और ठीक है, तो प्रोवाइडिंग सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस, वो हम तब करते हैं जब बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। तो अभी तो कॉन्सेप्ट में गड़बड़ कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स हैविंग वन डिजिट नंबर्स एंड देन मूव टू टू डिजिट नंबर। तो नहीं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वन डिजिट नंबर का वो कर लेंगे, उनको आता है। टू डिजिट नंबर के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, तो हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। Now 18 question है, when asked to a student a word problem, children often comment, if you tell me which operation to use, I will solve it. What is possible reason for such response? अब जैसे कि कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम्स हम बच्चों को देते हैं, देखा ही होगा आपने, वर्ड प्रॉब्लम्स देते हैं इतनी लंबी लंबी, बच्चों को बच्चे बोलते हैं कि इसका मतलब नहीं समझ आ रहा, अगर आप मतलब समझा दोगे और बता दोगे कि प्लस करना है माइनस करना है, तो हम कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों में क्या प्रॉब्लम है? क्या हो सकता है ऐसे रिस्पॉन्स का, कि बच्चे लेजी हैं, कि उनको रीड ही नहीं करनी प्रॉब्लम? तो कुछ बच्चों के साथ हो सकता है ये केस, बट हर किसी के साथ नहीं हो सकता। एंड चिल्ड्रन हैव फोबिया टुवर्ड्स वर्ड प्रॉब्लम, मे भी कुछ बच्चों को हो, बट सबको वर्ड ये फोबिया हो ये तो सही नहीं है। चिल्ड्रन डू नॉट लाइक वर्ड प्रॉब्लम एंड सीक एक्सक्यूजेस, नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बच्चों को कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स लैक कर रहे हैं वो बच्चे। छोटे बच्चों में वैसे भी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स कम होते हैं, वो इतना समझ नहीं पाते जो चीज लिखी होती है, लेकिन वही चीजें हमें उनकी ठीक करवानी होती है। तो यहाँ पर आंसर आपका ये सही है। Now area of rectangular sheet of paper is 208 and perimeter is 58. What will be its length and breadth? एरिया आपको बता रखा है 208 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पेरीमीटर बता रखा है, अब लेंथ और ब्रेथ आपको निकालनी है। वीडियो पॉज करके वैसे खुद से सॉल्व कर सकते हो, बट मैं भी आपको बता ही देती हूँ। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें बता रखा है L इंटू बी 208, पेरीमीटर है 2, L प्लस बी 58। तो L प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 29, हम डिवाइड कर देंगे 58 को 2 से। फिर L प्लस बी 29 है, L बी जो है हमारा 208 है। तो ऑप्शन को यूज करते हुए हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा 1613 आ जाएगा। अब ऑप्शन को यूज करते हुए कैसे करेंगे हम? हमें देखना है एल प्लस बी ये है 29 और एल प्लस बी 29 है, तो हम चेक कर सकते हैं कि एल प्लस बी 29 किस किस में आ रहा है हमारा। इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 29 और इसमें आ जाएगा। अब सही ऑप्शन कौन सा है? तो हमें देखना है यहाँ पर जो हमारा एल बी है 208, तो मल्टीप्लाई करने पे 208 भी आना चाहिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 208 आएगा, ठीक है। इसको इससे करोगे तो भी 208 आ जाएगा, और यहाँ पे लेकिन इनसे नहीं आएगा। तो लेंथ और ब्रेथ, वैसे तो ये वही चीज होगी, इसमें लेंथ और ब्रेथ बोल लो, ब्रेथ और लेंथ बोल लो, बात तो एक ही, क्योंकि ऐसे कुछ जस्टिफाइड नहीं है। तो आप फर्स्ट और फोर्थ दोनों को सही मान सकते हो, ठीक है। और आंसर वैसे उसके हिसाब से ये है 19। तो आप सीटेट के पेपर में देखोगे तो वो लोग जैसे नॉर्मलाइजेशन करते हैं ना बाद में, ये तो आंसर शीट पहले निकल आती है, नॉर्मलाइजेशन करते हैं वो लोग बाद में, तब वो चीजें ठीक करते हैं, उससे पहले आंसर शीट आ जाती है। तो यहाँ पे एक साथ ऑप्शन भी कभी भी ठीक होते हैं। नाउ ये आपका 20 क्वेश्चन है, फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आपको सारी स्टेटमेंट देखनी है और फिर बताना है कौन सही कौन गलत। इन अ ट्राइंगल एबीसी लाइक एंगल बी इज 90 डिग्री, ठीक है। एक ट्राइंगल हम चलो बना ही लेते हैं, ये मैंने बना दिया 90 डिग्री, ठीक है। एंगल बी है मेरा 90 डिग्री, और इट्स एरिया इज सेम एज एक रेक्टेंगल और है, ठीक है। उसका और इसका एरिया सेम है, इसकी 6 सेंटीमीटर साइड है और 4 सेंटीमीटर साइड है, ठीक है। अब द डिफरेंस बिटवीन हाइपोटेनियस एंड बेस इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर इज 3 सेंटीमीटर। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर मेजरिंग द हाइपोटेनियस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। तो आपको पूछा है कि डेटा जो है इसमें किसका रिक्वायर्ड है किसका नहीं है। तो देखो यार, हमें अगर वो निकालना है, आपसे पूछा है कि हाइपोटेनियस एबीसी की हमें वो निकालनी है, तो हमारे लिए डिफरेंस जानने की जरूरत है नहीं हमारे लिए, नहीं, हाँ, उल्टा दे रखा है इसमें। तो अगर हमें उसका वो निकालना है, क्या पूछा है आपसे, एंगल एबीसी, ठीक है, हाँ। तो हमें उसके लिए हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो स्टेटमेंट हमारी ये वाली काफी रहेगी,
हमें डिफरेंस पता होना चाहिए हाइपोटेन्यूस और बेस का और हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर का, तो हम निकाल सकते हैं हम हाइपोटेन्यूस आराम से, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन बन जाएगी, आपको हाइपोटेन्यूस और बेस का पता है, तो बहुत सिंपल ही है मतलब आपका ये आंसर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 काफी रहेगी, हमें रेक्टेंगल से ना कुछ लेना देना है नहीं कि उसका एक का एंगल हमें 90 डिग्री पता लग गया है, तो उसका एरिया 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, दैट इज नथिंग टू डू विद द डायमेंशंस ऑफ दिस ट्राइंगल। ओके, तो स्टेटमेंट 2 का जो डेटा है वो सफिशियंट रहेगा, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। लाइक मेरा ना ये लैपटॉप है, एक्चुअली मेरे पास वो चीजें नहीं है, इसलिए मैंने वो सॉल्व जो कर रखा है वो भी कॉपी में कर रखा है, अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे है नहीं, ठीक है। एनीवे अगर आपका ना होना तो आप मुझे बताना, मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 पे। द participation of female students in higher mathematics classes is less than male students. It may be because male students are better at maths as compared to female students. पहली statement बहुत बेकार है। Mathematics is very difficult subject and female students do not have an aptitude for studying mathematics. Okay, so why am I studying mathematics? I don't know. ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट बहुत गलत है और ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को शो करती है। तो इट मे बी बिकॉज societal and teachers expectations are gendered. Yes. फीमेल स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन जो है यहाँ पे हायर है मैथमेटिक्स में मेल स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि जो सोसाइटी की और टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस है वो जेंडर्ड है, तो यहाँ पर मतलब कि स्टीरियोटाइप उनमें है, तो ओनली सी ठीक है। Now for teaching addition of numbers to class 2 students, a teacher has organized an activity using colored beads. This activity will help to develop among students the following. अब यहाँ पर बीड्स होते हैं ना, कलर्ड बीड्स, टीचर ने वो एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कराई है, ठीक है, जिससे बच्चे क्या क्या चीजें सीखेंगे। तो बच्चों को तो देखो सबसे पहली बात आएगा विजुअलाइजेशन, रिप्रेजेंटेशन। एस्टिमेट क्या करेंगे, एस्टिमेट क्या करेंगे, कितना लीटर पानी है, कितना एरिया, ये तो एस्टिमेट नहीं करेंगे कलर बीड से, तो वो बस विजुअलाइज करेंगे कलर्ड बीड को, उनसे कलर वगैरह का कॉन्सेप्ट उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा और रिप्रेजेंट करना आ जाएगा, जैसे कि कुछ चीजें शो करनी हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली चीजें भी हम उनसे सिखा सकते हैं। हाउ मेनी, देखो कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे आपके पेपर में एज इट इज आएंगे, तो जो क्वेश्चन अगर आपको कभी समझ में नहीं आता ना कि यार इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगाया, कभी कभी सीटेट के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हम भी उन आंसर्स को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये आंसर क्यों दिया है, बट जो भी सोच के दिया होता है तो आप उस टाइम पे उनको एज इट इज समझ लिया करो, क्योंकि कभी कभी होता है वो क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आते हैं, तो आप अपना दिमाग उस टाइम पे इतना मत यूज करो। कुछ क्वेश्चन अगर लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको ऐसे एमसीक्यू फॉर्म में कर लो, अगर वो थ्योरेटिकल है तो। Now how many decimal numbers are there between 0.50 and 0.70? कितने डेसिमल नंबर्स हैं आपके 0.50 और 0.70 के बीच में? तो there are infinite डेसिमल नंबर्स, मतलब कितने भी हो सकते हैं, 0.51, 0.511111, 0.522222, मतलब 0.5023, कितना भी हो सकता है, मतलब there is no limit। अगर आप लिखने बैठोगे तो कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि 0.50000001 तक भी मैं उसको लेके जा सकती हूँ, ठीक है, तो इनफाइनाइट है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर, बहुत सिंपल है ये। अब आप बोलोगे रिलेशन कैसे बना है, 2 से 3 जा रहा है, 3 से 4, फिर 4 से 6 चला जा रहा है, फिर 6 पे 6 पे रुका हुआ है, तो कैसे रिलेशन बनाए? तो यार रिलेशन बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आप देख रहे हो कुछ तो बन रहा है ना रिलेशन में, क्या बन रहा है, 2 4 4 6 6 8 8 से 10, ये 2 की टेबल चल रही है, 2 4 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10, ये 3 की टेबल चल रही है, 3 2 6 यहाँ पे, और ये 3 3 9 3 4 12 3 5 15, यहाँ पे लगा दो तुम 15, हमारा आंसर 15 हो गया, सही, इजी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक 120 मीटर की लॉन्ग वायर है जिससे हमने रेक्टेंगल बनाया है, जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर ज्यादा है उसकी ब्रेथ से। अब हमें एरिया निकालना है उसका, ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है नीचे इधर। 120 मीटर हमारा क्या बता दिया है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, लेंथ बता दी है 2 सेंटीमीटर जो है बड़ी है ब्रेथ से, एरिया हमें निकालना है, तो 2 × l + b हमारा पेरीमीटर होता है, जो मैंने ले लिया है 120 मीटर क्योंकि हमें गिवन है।
अब l प्लस बी इज इक्वल टू 60, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था, नीचे आके डिवाइड हो गया। अब l प्लस बी है, यहाँ से मुझे पता लगा है फ्रॉम इक्वेशन 1 l इज इक्वल टू 2 प्लस बी। 2 मीटर ज्यादा था ना उससे, ब्रेथ से, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया l की जगह 2 प्लस बी यहाँ से उतार दिया और 60। अब ये क्या हो गया है, 2 इधर जाके माइनस हो गया, ये 58 और b प्लस बी 2b, 2b इज इक्वल टू 58। अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 58 को 2 से डिवाइड करोगे तो 29 आ जाएगी, ठीक है। अब बस 29b आ गया, आपको पता था कि l तो b से 2 सेंटीमीटर 2 मीटर ज्यादा है, तो l को हमने लिख दिया 31। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो 29 टू 31, ये आपका आ गया 899 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये रहा आपका 899, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ये बेसिक मैथ्स है, ये वो वाली मैथ्स है जो आपको छोटे बच्चों को सिखानी है, तो आपको तो अच्छे से आनी चाहिए। Now mathematics is hierarchical in nature and the concepts are logically structured and connected. Which of the following statement most appropriately explain this? अब maths जो होती है वो hierarchical होती है nature में, तो उसके जो concepts होते हैं वो logically structured होते हैं और connected होते हैं। तो इनमें से कौन सी statement आपको सबसे सही लग रही है? तो multiplication follows and builds on concept of addition, बिल्कुल सही। मल्टीप्लिकेशन में हम एडिशन करते हैं और वो उसी कॉन्सेप्ट पे बिल्ड है। Addition and multiplication are distinct concepts and are independent of each other. तो ये स्टेटमेंट गलत है। अभी तो हमने ऊपर बात करी कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन के कॉन्सेप्ट पे है, तो हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को अलग अलग क्यों रखेंगे? बच्चे को पहले एडिशन सिखाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में एडिशन आता है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट थर्ड है, शुड ओनली बी असेस्ड थ्रू समेटिव असेसमेंट। अगेन अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों? फॉर्मेटिव असेसमेंट भी तो है, हम उनसे सुनाया, तो मतलब समेटिव असेसमेंट क्यों करेंगे? एग्जाम एंड टर्म एग्जाम रखेंगे तब हमें पता भी नहीं है बच्चे की क्या गलती है, बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू सम एक्सटेंट फाइन, बट समेटिव असेसमेंट का कुछ खास यूज नहीं होता, पता है। वो सिर्फ एक दिखाने के लिए होता है आपकी रिपोर्ट कार्ड की, हाँ बच्चे ने पूरे ओवरऑल साल में उसकी क्या मेहनत थी, उसके क्या रिजल्ट्स रहे हैं। उससे हम कुछ बदल नहीं सकते, उसकी लर्निंग इंप्रूव नहीं कर सकते, बस आपको एक आइडिया देता है कि आपका बच्चा भी कहाँ स्टैंड कर रहा है। नेक्स्ट है, नंबर सेंस नीड्स टू बी डेवलप्ड बिफोर द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बिल्कुल आपको नंबर सेंस डेवलप करना होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ाने से पहले। बच्चे को पता होना चाहिए 1 2 3 4 ये सब क्या है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आपका ए और डी इज राइट आंसर। ओके, तो बस हमारे 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा टॉपिक। उसके बाद हम नई वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ऑल surfaces of a solid shape are congruent to each other, this shape cannot be। अब अगर सारे इस एक सरफेस है सॉलिड शेप जिसके सारे कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, सब एक दूसरे के, तो वो क्या नहीं हो सकता? वो ट्रायंगुलर प्रिज्म नहीं हो सकता। कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगुलर प्रिज्म में नहीं आ सकती। आपको पता है ट्रायंगुलर प्रिज्म कैसा होता है? ऐसा होता है, ये हो गया, ये मतलब ना, ये मैं ऐसे बता नहीं सकती, जैसे कि ये ऐसे, तो ये आपकी एक, ये नीचे एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये एक ऐसे एक साइड है, ये वाली पीछे वाली दूसरी साइड है, ये वाली आपकी तीसरी साइड है। नहीं तो प्रिज्म सर्च करना गूगल पे और प्रिज्म देखना, आपको समझ में आएगा। तो ये कॉन्ग्रुएंसी यहाँ नहीं हो सकती है, ठीक है, पॉसिबल। बाकी सब में क्यूब, टेट्राहेड्रन और ऑक्टाहेड्रन में आपकी होगी। अब कुछ लोग बोलेंगे टेट्राहेड्रन और ऑक्टाहेड्रन क्या है? तो भाई आपने टेट्राहेड्रन और अगर ऑक्टेट देखा होगा, ऑक्टाहेड्रल देखा होगा, हेड्रॉन आपके उसमें आता है 3D फिगर्स में, हेड्रॉन हम उसमें यूज करते हैं, ठीक है। Now for teaching regular geometric shapes in a primary classroom, a mathematics teacher devises certain order of activities. They are arranged in random sequence. तो यहाँ पे आपसे पूछा है सीक्वेंस, आपको बता रखा है, आपको करेक्ट सीक्वेंस इसका बताना है। सबसे पहले दे रखा है स्टूडेंट एक्सप्लोरिंग द स्पेसिफिक कैरेक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, स्टूडेंट हैविंग 2D शेप ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन द सराउंडिंग, स्टूडेंट आर गिवन कटआउट्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटी की बात कर रखी है ये, ठीक है। तो फिर यहाँ पे सबसे पहला आपका आ जाएगा हमारा स्टूडेंट जो होते हैं सबसे पहले ड्रॉ करेंगे 2D ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद क्या करेंगे, कटआउट करेंगे शेप्स को और रिकॉग्नाइज करेंगे कौन कौन सी एक दूसरे से मतलब उनकी सराउंडिंग के सब्जेक्ट से कौन कौन सी मिल रही है, ठीक है। आप उनको बोलोगे कि आसपास देखो ये जो आपने शेप बनाई है किससे मिल रही है,
थर्ड आप उनको क्या बोलोगे, बच्चे क्लासिफाई करेंगे शेप्स अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेम, शेप जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर जो भी बनाया होगा उन्होंने। उसके बाद जो शेप उन्होंने को आप पढ़ाओगे उनको शेप, उनके बारे में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आप उनको बताओगे और वो और एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा अपनी तरफ से समझेंगे, थोड़ा आप उन्हें समझाओगे। तो ये आपका ऑप्शन वाला था। मैंने क्या करवाया? सो ओके, सो यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा गलत समझ लिया है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 28 है आपका। यहाँ पर एक मैथमेटिक टीचर है, इसने एक एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करवाई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है बच्चों को, कि आपको एक ये बताइए, चार पांच चीजें हुई है, आपको इनका सीक्वेंस गेस करना है। तो सबसे पहला क्या होगा, बच्चों को कटआउट्स दिए हैं डिफरेंट शेप्स के और उनको बोला है कि आप रिकॉग्नाइज करो कि ये आपके सराउंडिंग में से किसकी शेप के साथ मिल रहे हैं, ठीक है, किसके जैसे दिख रहे हैं। फिर क्या होगा, बच्चे जो होंगे वो 2D शेप्स जो होंगे अपनी मतलब जो सराउंडिंग में जो वो देख रहे होंगे वो चीजें, वो उनसे उनको वो करेंगे, अपनी उसमें ड्रॉ करेंगे शेप्स को। अब क्या करेंगे बच्चे, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट शेप समझेंगे, टीचर्स उन्हें समझाएंगे, थोड़ा वो खुद भी देखेंगे कि शेप कैसी है। उसके बाद बच्चे जो होंगे क्लासिफाई कर पाएंगे शेप्स अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेम। अब बच्चों को हम अगली बार जब बताएंगे उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और नाम बताएंगे, तो बच्चे बता सकते हैं ये ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है या क्या है। उनको हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि ये आपकी अलमीरा से मिलता हुआ है ये जो शेप है, ठीक है, अब वो ऐसे समझ जाएंगे। तो ऑप्शन वन, नंबर वन आपका ठीक है इसका आंसर। Now, which among the following is not a feature for the deductive method of teaching mathematics? आपको पता है डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड क्या होता है? डिडक्टिव मेथड में हमारा पहले आता है रूल, पहले रूल पढ़ाएंगे बच्चों को, उसके बाद एग्जाम्पल्स करवाएंगे। इंडक्टिव में पहले आते हैं एग्जाम्पल। मैथ्स में हम डिडक्टिव अप्रोच यूज करते हैं और इंग्लिश वगैरह में हम इंडक्टिव यूज करते हैं। इंग्लिश में वगैरह में हम पहले एग्जाम्पल्स बताते हैं, देन उसके बाद रूल्स बताते हैं, और इसमें हम लोग पहले रूल्स फॉर्मूलाज बताते हैं, फिर हम जनरली क्वेश्चन करवाते हैं। तो कौन सा मेथड, कौन सा जो फीचर है वो सही नहीं है डिडक्टिव मेथड के लिए? तो दिस मेथड हेल्प्स द लर्नर टू डिस्कवर लॉ, फॉर्मूला एंड टू जनरलाइज। तो ये जो डिडक्टिव मेथड होता है वो डिस्कवर नहीं करने देता बच्चों को लॉज और फॉर्मूला और वो जनरलाइज करने में तब हेल्प करेगा जब हम पहले बच्चों को एग्जाम्पल्स करवाएंगे और उसके बाद बच्चे समझेंगे कि दो तीन एग्जाम्पल कर दिया, अच्छा अब ये इससे ये रूल बन रहा है, अच्छा अब ये फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे हमने रूल तो पहले ही बच्चों को बता दिया डिडक्टिव में, तो अब वो डिस्कवर क्या करेंगे, फॉर्मूला किसका बनाएंगे, जब हम फॉर्मूला उन्हें बना के दे रहे हैं, अब तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं पूछा था कौन सा फीचर नहीं है, तो ये फीचर नहीं है, ये आंसर सही है, ठीक है। ये सारी चीजें सही है कि ये मेथड टाइम सेव करता है बच्चों और टीचर की दोनों की एनर्जी, और यहाँ पे बच्चा जनरल से पर्टिकुलर की तरफ बढ़ता है, ये भी सही है एकदम। और यहाँ पे मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स और फॉर्मूले को ये एनकरेज करता है, ये भी एकदम ठीक है आपका। तो आपसे पूछा था नॉट, तो हमने नॉट वाले में यही बताया है, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन इसका बचा है। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज आप सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं रोज ऐसी ही वीडियोस लेकर के आती रहती हूँ, तो आपके सीटेड एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, एंड इन फ्यूचर भी मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करती रहूंगी। तो आपकी भी अगर कुछ सजेशन है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और या अगर आपको चाहें तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होगा कि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी कि मैंने कब कौन सी वीडियो पोस्ट करी है, और जो भी मेरा स्टडी मटेरियल होगा, जो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, मैं वहां पे शेयर कर सकती हूँ। सो या आप टेलीग्राम से भी मुझे जोड़ लेना। तो मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आपको पहले ये 30 क्वेश्चन करवा देती हूँ। व्हाट इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन? इसमें से आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन के बीच का जो है पहले तो सबसे पहले यही देखना है लार्जेस्ट कौन सी होगी और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी होगी इनमें से, फिर उसके बाद आपको इनका डिफरेंस बताना है। नाउ दिस क्वेश्चन इज इजी, आपको सारे की सारे सबसे पहले तो इनको वो कर लेना, पॉइंट में लिख लेना, क्योंकि बहुत इजी है, इनको पॉइंट में लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। छोटे से बड़े को माइनस कर देना और आपका उनका डिफरेंस बस आ जाएगा, जो डिफरेंस होगा, तो आपका यहाँ पे 7/12 आंसर आएगा, विच इज गोइंग टू करेक्ट आंसर। सो या दैट वाज इट, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोई क्वेरी हो, डाउट हो तो कमेंट करके आप लिख जाना, और या सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।